Question number 25. A body is projected horizontally from the top of the tower with the initial velocity this. It hits the ground at an angle 45 degree. उसने angle भी बता दिया. What is the vertical component of the velocity when it strikes the ground? ठीक है. तो देखो, अगर फाइनल वेलोसिटी तुम v ले रहे हो तो उसने तुम्हें बता दिया वर्टिकल एंगल. वर्टिकल एंगल मतलब v cos 45 उसने बता दिया है. तो v cos 45 उसका हॉरिजॉन्टल वाला होगा और v sin 45 उसका वर्टिकल वाला होगा. लेकिन अगर देखा जाए तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों सेम ही होंगे क्योंकि cos 45 और sin 40 इन दोनों का वैल्यू सेम ही आता है. और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, वो इसका वैल्यू यहाँ पे 18 दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 18 ही हो जाएगा. तो इसका आंसर तो सी ही करेक्ट आ जाएगा. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे. A man standing on the roof of a house of height h throws one particle vertically downwards and another particle horizontally with the same speed u. The ratio of their velocities when they reach the earth surface will be. तो ध्यान से सुनना. उसने क्या बोला? हाँ सर, पहले वाले जो 25 नंबर क्वेश्चन है सर, उसको तो इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं ना कि जैसे कि बॉल हाइट से गिरा तो अर्थ पे उसको स्ट्राइक करने के बाद सर वो टोटल का टोटल उसका वो रिक्वाइल कर गया, वो बाउंस बैक हो गया, क्योंकि इसमें तो कोई अफेक्ट दे नहीं रहा है कि इस अफेक्ट को नेग्लेक्ट, मतलब कि अफेक्ट ये इसको कंसीडर करना है, तो सारे अफेक्ट को तो नेग्लेक्ट करने के बाद 18 वो तो 18 से रिबाउंड भी कर जाएगा. पर वो रिबाउंड नहीं पूछ रहा है ना. हाँ सर, जैसे कि वो वर्टिकल वेलोसिटी पूछ रहा है तो रिबाउंड तो वो वर्टिकल ही होगा ना. नहीं यार, अगर ऐसा गिर रहा है, सपोज अगर रिबाउंड में तुम जाते तो अगर ये ऐसे आके गिर रहा है तो रिबाउंड में ये वेलोसिटी ऐसा लेगा. उस केस में इसका ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल और यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल होगा. हाँ सर. तो हॉरिजॉन्टल वाले में तो कोई चेंज नहीं होगा, तो एज इट इज रहेगा. वर्टिकल वाला बस चेंज हो जाएगा. लेकिन रिबाउंड वाले कंसेप्ट से हमें ये नहीं समझ में आएगा कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में क्या रिलेशन है. वो हमें यहीं से ही समझ में आएगा. हम तो सीधा बोलेंगे कि v से जा रहा है हिट करने. हॉरिजॉन्टल क्या होगा, v cos थीटा, और वर्टिकल क्या होगा, v sin थीटा. अब ये बाय चांस यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम आ गई तो हमने उसको इक्वेट कर दिया, बस इतना ही किया. अच्छा, वो सर अगर फ्री फॉलिंग का अगर केस होगा तो उसमें तो वैसा हम कर सकते हैं. रिबाउंड जब तक तुमसे बोल नहीं रहा है तब तक नहीं करो. हाँ, फ्री फॉलिंग में तुम कर सकते हो. वो तो ऑब्वियस ही बात है. रिबाउंड में क्या है ना कि अगर ये सपोज v से जा रहा है तो ये v से ऊपर जाएगा, श्योर सी बात है. अगर इलास्टिक कोलिजन है तो वो तो श्योर सी बात है. लेकिन रिबाउंड के कंसेप्ट में हम v को ये तो बोल सकते हैं कि हाँ, जितने से हिट हुआ उतने से ऊपर गया. लेकिन हॉरिजॉन्टल के साथ क्या रिलेशन है वो हम नहीं बोल सकते. उसके लिए हमें यही करना पड़ेगा. यस सर, समझे सर. ठीक है. नेक्स्ट है, मैन स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ अ हाउस ऑफ हाइट h throws one particle vertically downwards and another particle horizontally with the same velocity u. तो मतलब एक को तो क्या कर रहा है, एक पार्टिकल को तो वो ऐसा u से फेंक रहा है और दूसरे पार्टिकल को वो ऐसा u से फेंक रहा है. ठीक है. और हाइट दोनों का ही h है. यहाँ पे भी ये h है और यहाँ से इसको भी इतना h ही कवर कर रहा है. तो हम देखेंगे कि ये जब नीचे आ रहा होगा, यहाँ पे आएगा, तो हम देखते हैं कि इसका वेलोसिटी क्या होगा, क्योंकि इसका तो निकाल सकते हैं हम लोग, ऊपर ही निकाला हुआ है. इसका देखते हैं. इसका देखेंगे तो हमें क्या मिल रहा होगा. इसका देखोगे तो तुम्हें मिल रहा होगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh. ये मिल रहा होगा. तो हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी. इसका वेलोसिटी तो हमें क्या मिल गया, रूट ओवर u स्क्वायर प्लस 2gh. अभी इसका निकालते हैं. तो अगर हम इसका निकालेंगे तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि अगर हम फाइनल वेलोसिटी देखते हैं तो वो हमें कैसे मिलता है, u माइनस जी टी से, u आई कैप माइनस जी टी जे कैप. और t का वैल्यू अगर तुम रूट 2h बाई जी यहाँ पे रख दोगे तो देखो ये क्या आ रहा होगा, u आई कैप माइनस जी और t की जगह पर रूट h बाई जी जे कैप. और अगर मैं इसका मॉड निकालूंगा तो मॉड निकालने के बाद हमें क्या मिल रहा होगा, u स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2gh. ये 2gh आ जाएगा. ठीक है. तो अगर हम देखें तो हमें दोनों जगह पर वैल्यू क्या मिल रहा है, u स्क्वायर प्लस 2gh ही मिल रहा है दोनों जगह पर वैल्यू. तो अगर हम वेलोसिटीज कंपेयर करेंगे वहां पे कि वो ग्राउंड पे पहुंचने के टाइम पे उसकी वेलोसिटी, अगर मैग्नीट्यूड कंपेयर करेंगे
तो मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आने वाला है। और इसको हम एक जनरल स्टैंडर्ड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि अगर तुम किसी हाइट पे खड़े हुए हो, इसको चाहो तो याद कर लेना, अगर किसी हाइट पे खड़े हुए हो, अब तुम u की वेलोसिटी से चाहे इसको यहाँ फेंको, अगर सेम वेलोसिटी से फेंक रहे हो, यहाँ फेंको, चाहे ऐसा फेंको, और चाहे वर्टिकली डाउनवर्ड फेंको, अगर u की वेलोसिटी से फेंक रहे हो तो जो नीचे आकर के वो हिट करेगा उसका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम ही रहने वाला है। और वो कितना रहने वाला है, वो ये रहने वाला है जब भी ये नीचे हिट करेगा, चाहे ये नीचे आकर के हिट करे, या फिर ये नीचे आकर के हिट करे, ये नीचे आकर के हिट करे, ये नीचे आकर के हिट करे, इन सब की जो फाइनल वेलोसिटी है वो सेम ही रहने वाली है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड सेम ही रहने वाला है। और वो कितना रहने वाला है, √u² + 2gh रहने वाला है। इसको स्टैंडर्ड की तरह याद कर लेना। क्लियर है? यस सर। इसके बाद नेक्स्ट है 2 bullets आर फायर्ड साइमल्टेनियसली horizontally and with different speeds from the same place, which bullet will hit the ground first? तो सिंपल सी बात है कि दोनों एक साथ पहुंचेंगे। मैंने पहले ही ऊपर बता दिया था कि जो टाइम होता है वो u पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ जरूर चेंज हो सकता है लेकिन दोनों एक ही टाइम पे जाकर के हिट करेंगे अगर हाइट सेम है तो यहाँ पे उसने क्लियरली बोला है कि हाइट सेम है तो दोनों एक ही टाइम पे जाकर के हिट करेंगे। अब ये क्वेश्चन, ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एक एक लाइन में खत्म होते हैं, याद रखो। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ स्पीड ऑफ 1960 एट अ हाइट ऑफ 1960 मीटर्स, ठीक है, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ दिस, वेलोसिटी भी दे दी है उसने, व्हेन इट इज वर्टिकली अबव द पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड it drops a bomb, the bomb strike at point B on the ground, then the time taken by the bomb to reach the ground। तो भाई देखो चक्कर क्या है, हम यहाँ पे बना लेते हैं। 28 क्वेश्चन है, ये हमारा एरोप्लेन है, ठीक है, ये ऐसा जा रहा है, हाइट इसकी हमारे पास है, ये ए के ऊपर था, यहां से इसने बॉम्ब ड्रॉप किया, बॉम्ब यहाँ पे कहीं आकर के बी पे गिरेगा, ठीक है, हाइट उसने दिया हुआ है 1960। अगर हम इसका इनिशियल वेलोसिटी यू निकालेंगे तो 360 मीटर पर सेकंड में रखोगे तो 5/18 करना पड़ेगा, तो ये 18 टूजा होगा और ये 20 × 500 मीटर पर सेकंड की इसकी स्पीड हो गई। यहाँ से बॉम्ब ड्रॉप किया जा रहा है। अब वो क्या बोल रहा है कि टाइम टेकन बाय द बॉम्ब, तो टाइम के लिए तो मैं ए और बी और रेंज का कोई फंडा है ही नहीं, टाइम के लिए तो बिल्कुल सिंपल है, तुम्हें तो मालूम है टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, वो होता है तुम्हारे पास ये 2h/g √2h/g, तो तुम तो सीधा सीधा √2h/g करो, तो आएगा 2 × h कितना है 1960 और g का वैल्यू तुम यहाँ पे 9.8 रख लो और ये हटा दो, फिर इसके बाद इसको ये कितना हो जाएगा 2 × 200 आ रहा होगा ऊपर, तो 20 आ जाएगा, 20 सेकेंड्स लगेगा इसको, बस सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है। सॉरी, हाँ ये वही वाला था। और 29th में सीधे रेंज निकालनी है, 30th में रेंज निकालनी है, ये सब तो सिंपल है यार, सीधे फॉर्मूला बेस। 29th और 30th में किसी को डाउट हो तो बोलो यार एक बार, क्योंकि सीधा रेंज वाला फॉर्मूला लगाना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो और ये वाला फॉर्मूला लगाओ, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। हाँ बोलो, किसी को है डाउट? नो सर, वो एक सॉल्व हो चुका है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, ये मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, ऑलमोस्ट क्या खत्म ही हो गया अब ये। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, मतलब रिलेटिव मोशन स्टार्ट करूंगा मैं, नहीं तो नहीं, पहले रिलेटिव मोशन ही स्टार्ट करूंगा, लॉज ऑफ मोशन बाद में जाऊंगा, ठीक है। रिलेटिव मोशन इसलिए स्टार्ट करूंगा क्योंकि एप्टीट्यूड का उसका रूल है, तो उसको फटाफट खत्म कर देंगे।